पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज सेकेंड क्लास संवैधानिक ढांचा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करना चाहते हैं। आज की जो क्लास है मूल रूप से भारतीय संविधान वास्तव में कैसे बना, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से संबंधित 1773 से लेकर के 1858 और 1858 से लेकर के 1947 तक हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1773 से 1858 ये जो है कंपनी के अधीन होगा और 1858 से 1947 ये जो है ताज के अधीन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। तो देखो, भारतीय संविधान किस प्रकार से बना, ये आज हम नियम कानून की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो इसका इतिहास क्या रहा है ये हम सबको जानना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको भी इस बात को बिल्कुल जानना चाहिए। देखिए, कंपनी की अगर पृष्ठभूमि की बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो हम जानते हैं 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिले थे। 1600 ईस्वी को व्यापारिक अधिकार मिला था ब्रिटेन से कंपनी को, है ना। तो ये व्यापारिक अधिकार के लिए ये जो है भारत में आए। बहुत सारे युद्ध रहे हैं और इन युद्धों में 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट रहा है। उस पर हम लोग इतिहास में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम सीधा सीधा अभी लौट कर के आते हैं, कंपनी के शासन को समझने का प्रयास करेंगे। तो दो चीज़ें इसमें आप लोग ध्यान में रखना, एक तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 को। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। तो ये दोनों ही युद्ध एक प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी है, राजस्व संग्रह करने का अधिकार अंग्रेजों को मिला और प्रशासन और व्यापार के संचालन में भ्रष्टाचार और अराजकता को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में फिर हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया आगे चल करके। और हम देखते हैं कि पूरा भारत का व्यापारिक और शासन का संचालन, जो बड़े बड़े प्रेसिडेंसीज हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व हैं, ये भी अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए थे और धीरे धीरे फिर कंपनी का शासन पूरे भारत में लागू हो गया। इसी को हम समझना चाहते हैं अभी। सबसे पहले हम कंपनी एक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी एक्ट का मतलब सीधा ये है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो काम करेगा, है ना, जो रूल रेगुलेशन के साथ काम करेगा, उसको हम कंपनी एक्ट या कंपनी का नियम कहेंगे, कंपनी का शासन कहेंगे। तो भारत में 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख है। इसमें प्रावधान की प्रोविजंस क्या क्या हैं, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। की प्रोविजंस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला की प्रोविजंस है इसमें कि बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, बंगाल का गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल हो जाएगा।
बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंग, नाम याद रहेगा। 1773 में सबसे पहला काम ये हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर का पद था, गवर्नर का पद अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल का पद हुआ और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। दूसरा 1774 में 1774 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही हुई थी। ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह बनाया गया था। ये जो कंपनी है, कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद के प्रति अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाया गया था। अकाउंटेबल बनाया गया था, जवाबदेह बनाया गया। ठीक है, इस समय और क्या था भाई? एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक, इसी समय एक कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इसमें टोटल मेंबर थे 4। कितने मेंबर थे? टोटल 4 मेंबर थे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार अभी तक अनक्लियर थे, स्पष्ट नहीं थे। तो इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको एग्जाम के पॉइंट या फिर क्या ध्यान में रखना है? पहली बात तो बंगाल का जो गवर्नर था अब बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होंगे। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाएगी। जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी, तो कंपनी के संबंध में हमको ध्यान में आया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति यानी ब्रिटिश संसद के प्रति कंपनी जवाबदेह हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें 4 मेंबर होंगे। तो ये 4 मेंबर और कंपनी और ये 4 मेंबर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, यानी इनके निर्णय और कंपनी के निर्णय दोनों के बीच में हमेशा वाद विवाद होता रहेगा। और जो हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या हैं? फौजदारी देखेगा या दीवानी मामले देखेगा, इस प्रकार के जो अधिकार है और कहाँ तक इसका एरिया है, किसको केवल कंपनी के नियमों को देखेगा, कंपनी में जो भी अनस्टेबिलिटी आ रही है उसको देखेगा कि आम जनता को भी देखेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो अनक्लियर थी। कहाँ पर? 1774 में सुप्रीम कोर्ट पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और एक्ट की तरफ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम कहते हैं 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। 1781 का अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम आप कह सकते हो। 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है ये हम समझना चाहते हैं।
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें खामियों को दूर करने के लिए, इसमें जो भी फ्लॉस थे या फिर खामियां थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को केवल कंपनी के कर्मचारियों और कलकत्ता तक सीमित किया गया। ठीक, इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस यानी अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिडिक्शंस यानी अधिकार क्षेत्र को कहां कहां तक? कंपनी के कर्मचारियों तक, कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के कर्मचारियों और कलकत्ता तक सीमित किया गया, कलकत्ता तक सीमित किया गया। ठीक है, दो बातें मुख्य रूप से 1781 के संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन किसके लिए आया था? मूल रूप से 1781 का संशोधन अधिनियम 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। दूसरा, पहला बात समझ में आया। दूसरी बात क्या थी इसमें प्रमुख रूप से? दूसरी बात यह थी कि भाई राजस्व मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर रखे गए थे। जो रिवेन्यू मामले थे, राजस्व मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए थे, क्षेत्र से बाहर रखे गए थे। याद रखना ना, वेरी वेरी आईएमपी, अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए थे। गवर्नर जनरल, तीसरा, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को कानूनी संरक्षण दिया गया था। गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को, यानी उनके परिषद को, गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था। लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कि कुल मिला के लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई कानूनी संरक्षण दिया गया। गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। भारतीयों को व्यक्तिगत और धार्मिक कानून का सम्मान किया गया। वेरी वेरी आईएमपी है। भारतीयों के पर्सनल एंड रिलीजियस लॉ का सम्मान किया गया। पर्सनल एंड रिलीजियस लॉ, रिलीजियस लॉ का सम्मान किया गया इस समय। ठीक है, भारतीयों के व्यक्तिगत और धार्मिक कानून का सम्मान किया गया मूल रूप से। तो कंपनी के प्रशासन और न्यायपालिका के बीच में टकराव इससे कम हो गया। क्यों कम होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार अब स्पष्ट हो जाएंगे, ज्यूरिडिक्शंस स्पष्ट हो जाएंगे कि भाई आप कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित रहेंगे और बंगाल में कलकत्ता तक सीमित रहेंगे। इससे बाहर जो है कोई भी चीज़ नहीं देखना है, तो कलकत्ता तक सीमित रहना है, कंपनी के कर्मचारियों तक देखना है। ज्यूरिडिक्शंस ये अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा जो रिवेन्यू मामले थे, राजस्व मामले थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। तो इसमें दिक्कत फिर कम हो गया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भारतीय हैं इनके व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों का सम्मान किया गया। और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, इसको आधिकारिक जो है प्रोटेक्शन या कानूनी संरक्षण दिया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये प्रमुख रूप से बदलाव हमको देखने को मिलता है। चलिए, 1781 का संशोधन अधिनियम देखने के बाद हम सीधा आगे बढ़ चलते हैं। अब हम देखना चाहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का, ठीक है, 1854
4 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं। अब देखिए, वेरी वेरी आईएमपी है ये भी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये समझ लो। कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना। भाई, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, अगर कंपनी को ही सब नियंत्रण दे दोगे तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा ना ब्रिटेन से। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो, पहली बात तो ये कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर देना। कंपनी का कार्य अलग रहेगा, व्यापारिक काम अलग रहेगा। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना, ये मूल रूप से था। तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना है तो ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जैसे कि पहला इन्होंने काम क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। पहला काम इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया, जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों की देखरेख करती थी। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक कार्य की देखरेख। ध्यान में रखिएगा, जो काउंसिल का गठन किया गया था वो गवर्नर जनरल का हेल्प करता था, 4 सदस्यीय। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य है उस पर निगरानी रखेगा। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। दूसरा यहां पर देखना, कंपनी के प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य, कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और कमर्शियल वर्क दोनों को डिफरेंट कर दिया गया, अलग कर दिया। गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ा दिया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल के अधिकार को और ज़्यादा ताकतवर बनाया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल सीधा अकाउंटेबल था किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल था, और इसको बेहतर ढंग से चलाने के लिए काम कौन कर रहा था मूल रूप से, तो एक तो जो है प्रशासनिक व्यवस्था में उसका एक काउंसिल था 4 सदस्यीय, वो जो है गवर्नर जनरल का हेल्प करता था, और गवर्नर जनरल डायरेक्ट रिपोर्ट करता था कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और कंपनी जो है पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल काम दोनों को देखती थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया कि आपका प्रशासनिक काम अलग होगा, कमर्शियल काम अलग होगा। ठीक है, कंपनी के भारत में राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का अधिक नियंत्रण हो गया। तो ये जो खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार अधिक हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के इस पर गवर्नर जनरल का जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया, सीधी सी बात है। और आप केवल क्या करोगे, कंपनी केवल क्या करेगा, कंपनी जो है कमर्शियल क्षेत्रों में आप देखो, केवल व्यापारिक क्षेत्र में देखो, जो काम के लिए गए हो बेटा वही काम करो, बाकी काम नहीं करना है। यह अधिनियम भारतीय प्रशासन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश हस्तक्षेप का एक बहुत बड़ा कदम आप मान करके चल सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश हस्तक्षेप को बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर लाया गया। गवर्नर जनरल को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति दी गई। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाया गया, इनको इमरजेंसी पावर भी दिया गया। ठीक है, इमरजेंसी लाने का भी पावर दिया गया, परिस्थितियों से लड़ने का पावर दिया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को एडमिनिस्ट्रेशन में
बहुत ज़्यादा पावर दिया गया, ऑटोनॉमी दे दिया गया। एक प्रकार से गवर्नर जनरल का जो पावर था वो ऑटोनॉमी था। ऑटोनॉमी मतलब, ऑटोनॉमी का मतलब क्या समझे, अधिक स्वायत्तता इनको जो है प्रदान की गई थी। तो इस तरह से हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा कदम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल के संबंध में भारत में, है ना। इसके बाद हम 1793 के चार्टर कानून पर बात करना चाहते हैं आपसे। 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट क्या था, इस पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य की ऑब्जेक्टिव क्या था ये जानना। कंपनी के अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए रिन्यू करना, ठीक है। कंपनी के अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए रिन्यू करना, ठीक है। कंपनी के प्रशासनिक कंपनी के अधिकार में खास करके प्रशासनिक व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए रिन्यू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। की प्रोविजंस हम लोग देखना चाहते हैं। की प्रोविजंस मुख्य रूप से क्या थे। पहला की प्रोविजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली रखा गया। ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली मतलब कि व्यापारिक एकाधिकार संरक्षित रखा गया कि भाई व्यापार में आपका एकाधिकार संरक्षित रहेगा, ये जो है कंपनी को बोला गया, ठीक। दूसरी बात, कंपनी के अधिकार को या कंपनी के अधिकारियों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा, ये बात मूल रूप से कहा गया। कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो सैलरी आएगा, उनका जो सैलरी आएगा वो कहाँ से आएगा, इंडियन रिवेन्यू से आएगा। अब जो भारत में काम कर रहे कंपनी के अधिकारी हैं, ठीक है, तो कंपनी के अधिकारियों को अब जो वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, खास करके ये सैलरी अब कहाँ से देंगे हम लोग, तो सैलरी देने की बात कही जा रही है कि सैलरी भाई हम ब्रिटिश क्षेत्र से क्यों दें, ठीक है, हम ब्रिटिश से क्यों दें। ये जो सैलरी है मूल रूप से अब जो है भारत से ही दिया जाएगा, है ना। ये जो सैलरी है कहाँ से दिया जाएगा, भारत के राजकोष से ही दिया जाएगा। ये बात मूल रूप से यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को अन्य प्रांतों के गवर्नरों पर अधिकार दिए गए। तीसरा, अभी तक गवर्नर जनरल कहाँ से था, केवल उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ था, बंगाल तक। गवर्नर जनरल को अन्य प्रांतों, प्रांत उस समय प्रोविंस हम कहते हैं इनको, है ना, प्रोविंस, तो अन्य प्रांतों के गवर्नरों पर अधिक अधिकार मिले। मतलब अन्य गवर्नर के साथ ये जो है कोऑर्डिनेट कर सकते थे और उनसे सुपीरियर मान लिया गया, अधिक अधिकार जो है प्रदान किए गए। भारतीयों को कंपनी की सेवाओं में नियुक्त करने की अनुमति दी गई। एक बहुत बड़ा प्रयास था इंडियंस को कंपनी के सेवाओं में, कंपनी के सेवाओं में अपॉइंटमेंट की अनुमति मिली, की अनुमति दी गई। लेकिन लागू हुआ क्या, लागू नहीं हुआ।
केवल अनुमति मिली थी, लागू नहीं हो सका। ठीक है, इस एक्ट के तहत लागू नहीं हो सका, लेकिन इस एक्ट के तहत अनुमति जो है जरूर मिल गई। तो इसका महत्व क्या था चार्टर एक्ट 1793 का? पहली बात तो कंपनी के प्रशासन और व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत हो गया, है ना। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दिया गया। इनके जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है उसको 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनको जो सैलरी मिलेगा, ठीक है, उनको जो सैलरी मिलेगा वो इंडियन रेवेन्यू से आएगा। कंपनी गवर्नर जनरल को अन्य जो प्रोविंस हैं, अन्य प्रांत हैं, है ना, तो अन्य प्रांतों के गवर्नरों पर शासन करने का यह अधिकार अधिक बढ़ा दिया गया। जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनको कंपनी के सेवाओं में नियुक्त करने की अनुमति मिली, लेकिन अभी भी ये लागू नहीं हो सका है। ठीक, तो ये इतना कुछ हमको बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद 1813 का चार्टर कानून हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, 1813 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का मुख्य रूप से अगर हम देखें पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, की ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देना कुछ सीमाओं के साथ। कंपनी का अभी तक मोनोपोली था ना, एकाधिकार था, वो उस ट्रेड मोनोपोली को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य बना। कुछ सीमा तक उसको हम रखेंगे, बाकी हम समाप्त करेंगे, ये उद्देश्य रखा गया। अब देखो इसमें क्या क्या प्रमुख प्रोविजंस थे, प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी का ट्रेड मोनोपोली, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली से दिया गया था, ट्रेड मोनोपोली को सीमित कर दिया गया, सीमित किया गया। सीमित किया गया मतलब एकाधिकार को सीमित किया गया। ट्रेड मोनोपोली में खास करके चाय और चाइना के साथ व्यापार तक सीमित किया गया। ठीक है, चाय और चाइना के साथ व्यापार तक सीमित किया गया। ठीक, याद रखिएगा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन व्यापार तक सीमित किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रचार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, ईसाई मशीनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रचार करने की अनुमति, प्रचार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, पॉइंट वाइज ध्यान में रखते जाना कि भाई क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रचार करने की अनुमति मिल गई। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख वार्षिक प्रावधान किया गया। तीसरा, इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। मतलब 1 लाख रुपए हम प्रति वर्ष शिक्षा में, एजुकेशन में खर्च करेंगे। उस समय का 1 लाख मतलब कितना ज़्यादा पैसा रहा होगा, आप सोचो, 1813 की बात हो रही है। तो 1 लाख रुपए जो है इसमें रखा गया। यह अधिनियम मूल रूप से, इसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है कि यह अधिनियम भारत में व्यापारिक और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण था
भारत में विधायी शक्तियों लेजिस्लेटिव पावर का केंद्रीकरण हमको देखने को मिलता है। इस समय दास प्रथा को समाप्त किया गया था, स्लेवरी, यानी इसको हम दास प्रथा, स्लेवरी को समाप्त किया गया था, याद रखिएगा, समाप्त किया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस समय स्लेवरी प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये सॉरी, इसको आप लोग मत लिखो, इसमें ये जो है 1833 में चला जाएगा, है ना। तो केवल 3 चीज़ बस ध्यान में रखना, सिग्निफिकेंट में ये याद रखना कि भाई इस समय क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे प्रचार करने के लिए, और इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान किए। कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको सीमित कर दिया गया चाय और चाइना के व्यापार के साथ। क्लियर। इसके बाद 1833 का हम लोग चार्टर एक्ट देखते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें बदलाव हो जाएंगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह समाप्त करना था। कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है, धीरे धीरे पहले तो उसको एकाधिकार दे दिया गया, उसके बाद उसके एकाधिकार को कम कर दिया गया। अब कंपनी का जो एकाधिकार क्या था, उसका कंपनी का ही जो अथॉरिटी था व्यापारिक कार्यों में, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में लिया गया ब्रिटिश के। तो इसमें क्या किया गया, देखना, समझना बात को। ठीक है, पहला प्रोविजन क्या था, गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, यानी पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाने लग गया, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होंगे, याद रखिएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल क्या होंगे, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होंगे। दूसरा, इसमें जो की फैक्टर हमको समझ में आता है वो क्या है कि भारत में जो विधायी शक्तियां थी, इंडिया में जो लेजिस्लेटिव पावर था, लेजिस्लेटिव पावर्स, इंडिया के जो लेजिस्लेटिव पावर्स का मूल रूप से सेंट्रलाइजेशन किया गया, केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया। कुल मिलाकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर थे। अब एक गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, भारत में जितना भी शासित क्षेत्र है अंग्रेजों का, उसमें पूरा एक ही गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, जो सबको कंट्रोल करेगा, ये रखा गया। तीसरा, यही 1833 का चार्टर एक्ट है जिसमें स्लेवरी यानी दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा जो थी 1833 में ही समाप्त किया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति की अनुमति जो है 1833 में ही मिली थी। तो यह अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधार, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आप कह सकते हो, प्रशासनिक सुधार आप कह सकते हो। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के कदम में एक बहुत बड़ा योगदान हम इसको मान करके चल सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम समझना चाहते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या प्रमुख बातें थी, इसको आप लोग समझिए। प्रशासनिक और विधायी सुधार इसका उद्देश्य था, कि ऑब्जेक्टिव्स था। की प्रोविजंस, प्रमुख प्रावधान क्या थे, ये आप लोग समझिए। पहला, भारत में सिविल सेवा में परीक्षा का प्रावधान किया गया। सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहला हम सुधार देख रहे हैं। दूसरी बात, विधायिका को कार्यपालिका से पूरी तरह अलग कर दिया गया। जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका है ना, और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया कि विधायिका विधि बनाने का काम करेगा, कानून बनाने का काम करेगा, और कार्यपालिका जो है उसको लागू करने का काम करेगा। दोनों अलग अलग निकाय होंगे, ऐसा बोला गया। विधायिका को, इसी विधायिका को जो है नॉन ऑफिशियल से, इसमें जो है में नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल्स यानी गैर आधिकारिक, गैर आधिकारिक, गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, बात समझना। ये विधायिका है, विधायिका में गैर ऑफिशियल, जो गैर आधिकारिक सदस्य है, उनकी भी नियुक्ति की गई, और कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम का महत्व क्या है? भारतीय प्रशासन में प्रतियोगिता और पारदर्शिता को यहाँ मूल रूप से बढ़ावा मिला था। कहाँ से? तो 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के शासन को समझने का प्रयास किया है। ठीक, कंपनी के शासन को आप लोगों ने समझने का प्रयास किया, और कंपनी के शासन के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर थे ये भी आप लोगों ने जाना। ठीक है, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आप लोग क्वेस्ट क्वेरा के एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे? क्वेस्ट क्वेरा के एप्लीकेशन पर, क्वेस्ट क्वेरा के एप्लीकेशन पर आप जो है ADEO और CGPSC, CG व्यापम के कोर्स में सभी जगह आपको सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। जितने भी कैप्सूल कोर्स हैं सभी जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे, कंपनी का शासन हम लोगों ने पढ़ लिया। कंपनी के शासन के बाद अब ताज के शासन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ताज का जो शासन रहा है, ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक, तो उसमें प्रमुख की प्रोविजंस क्या रहे हैं, इसको हम लोग जानेंगे। थैंक यू।